हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं आप लोगों को कोणीय त्वरण यानी एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बतलाऊंगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये हमारा कोई वस्तु है। ठीक, समझ में आ गया। कोई पिंड है। पिंड जो है वो क्या घूर्णन गति को कर रहा है। मान लेते हैं कि पिंड कुछ इस दिशा में घूम रहा है, ये घूर्णन गति को कर रहा है। ठीक है, तो इसका एक केंद्र होगा। ठीक है, तो ये केंद्र ये जो कण है, ये कण भी क्या कर रहा होगा, घूर्णन गति को कर रहा होगा। तो कण भी घूर्णन गति को कुछ इस प्रकार से कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर जो कण है, ठीक है, वो भी घूर्णन गति को कर रहा होगा। तो समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि क्या इसका कोणीय वेग होगा क्या। तो घूर्णन गति को कर रहा है तो कोणीय वेग भी होगा। तो समझना ये है कि कोणीय वेग में परिवर्तन हो सकता है, कि कोई जरूरी नहीं हो कि कोणीय वेग नियतांक हो, कोणीय वेग परिवर्तन भी करे। जैसे मान लेते हैं कि 2 रेडियन पर सेकेंड से वो हो सकता है कि 4 रेडियन पर सेकेंड हो जाए, हो सकता है कि वो 10 रेडियन पर सेकेंड हो जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो जवाब है हाँ हो सकता है। तो इसमें कोणीय वेग में परिवर्तन हो सकता है। तो इसी कोणीय वेग में परिवर्तन के दर को, यानी कोणीय वेग में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन उसका दर क्या है। ठीक है, वो दर यदि ज्यादा होगा तो कोणीय त्वरण ज्यादा होगा, दर कम होगा तो कोणीय त्वरण कम होगा। जैसे मान लेते हैं कि 2 रेडियन पर सेकेंड से, ठीक है, 2 रेडियन पर सेकेंड से हो गया 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गई। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। और इसमें समय लिया हमारा 1 सेकेंड। अगेन 2 रेडियन पर सेकेंड से, ठीक है, 2 रेडियन पर सेकेंड से हो गया हमारा 10 रेडियन पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा कोणीय वेग में परिवर्तन है वो यहां पर है। ठीक है, और इसमें टाइम लिया 2 सेकेंड। यदि हम आपसे पूछे कि बताइए कोणीय त्वरण किसमें ज्यादा होगा या किसमें कम होगा, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कोणीय वेग में परिवर्तन दोनों में समान हुआ। इसमें भी 10 घटाओ 2 यानी कि 8 रेडियन पर सेकेंड जो है कोणीय वेग में परिवर्तन हुआ। इसमें भी 10 घटाओ 2 यानी कि 8 रेडियन पर सेकेंड कोणीय वेग में परिवर्तन हुआ। दोनों में कोणीय वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, लेकिन यहां पर ये काम 1 सेकेंड में हो रहा है और यहां पर ये काम 2 सेकेंड में हो रहा है। तो जो परिवर्तन का दर है वो पहले केस में क्या है, ज्यादा है। ठीक है, और जो परिवर्तन का दर है वो दूसरे केस में क्या है, कम है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यदि हम लोग कोणीय त्वरण की बात करें तो पहले वाले में कोणीय त्वरण ज्यादा होगा, किसके तुलना में, दूसरे वाले की तुलना में। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसके परिभाषा पर चलते हैं। तो क्या होता है कोणीय वेग में, हम लोग इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, कोणीय वेग में, कोणीय वेग में परिवर्तन के दर को, परिवर्तन परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं, हम कोणीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, कोणीय त्वरण कहते हैं। ये बात त्वरण कहते हैं। समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन भी कहते हैं। अब देखिए जो कोणीय त्वरण होता है वो 2 प्रकार का होता है। तो कोणीय त्वरण यहां पर हम लोग लिख देते हैं कोणीय त्वरण। ठीक है, कोणीय त्वरण ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो कोणीय त्वरण का प्रकार क्या होता है, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। एक होता है हमारा औसत कोणीय त्वरण, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, औसत कोणीय त्वरण। ठीक है, एक हो गया औसत कोणीय त्वरण। ठीक है, और दूसरे को हम लोग बोलेंगे तात्क्षणिक, तात्क्षणिक कोणीय त्वरण। ये हमारा ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा तात्क्षणिक कोणीय त्वरण। तो 2 हमारा कोणीय त्वरण हमारे पास है। अब आइए हम लोग औसत कोणीय त्वरण के बारे में बात करते हैं। तो औसत कोणीय त्वरण में जैसे मान लेते हैं कि ये
घूम रहा है, ठीक, समझ में आ गया। ये घूम रहा है, ये कण जो है ये इसका केंद्र बिंदु है, ये घूम रहा है ऐसे गोल गोल, ठीक, समझ में आ गया। तो जब ये गोल गोल ये कण जो है वो घूर्णन गति को कर रहा है तो इसका एक ए बिंदु पर क्या होगा, आरंभिक कोणीय वेग होगा, बी बिंदु पर इसका क्या होगा, अंतिम कोणीय वेग होगा। बीच में क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि आरंभिक बिंदु पर कोणीय वेग कितना है, अंतिम बिंदु पर कोणीय वेग कितना है, बस हमको इतना ध्यान में रखना है। और आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक ये जब गया तो इसने समय कितना लिया, टी समय लिया, समझ में आ गया। तो टी समय लिया तो आपको कुछ नहीं करना है, वो औसत कोणीय त्वरण, इसको अल्फा एवरेज भी हम लोग कहते हैं, इसको यदि हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अंतिम कोणीय वेग, ठीक, समझ में आ गया, घटाओ आरंभिक कोणीय वेग, ठीक है, समझ में आ गया। और बटा हम लोग देखते हैं कितना समय, यहाँ पर समय कितना है, मान लेते हैं यहाँ पर समय माप रहे टी आई है और यहाँ पर समय कितना है, टी एफ है। तो टी आई से टी एफ होने में कितना समय लग गया, तो ये टी एफ माइनस यही समय उसने लिया, ठीक, समझ में आ गया, टी एफ माइनस टी आई। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, ये हो जाएगा हमारा औसत कोणीय त्वरण। तो क्या औसत जो कोणीय त्वरण है क्या वो एक सदिश राशि है, तो जवाब है हाँ, कोणीय त्वरण जो है एक सदिश राशि है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यह एक सदिश राशि है, ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। फिर अगला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, इसका जो एसआई मात्रक होगा, एसआई मात्रक के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए ये ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई, तो ये कोणीय वेग यदि मान लेते हैं कोणीय वेग में हम लोग परिवर्तन करते हैं, ठीक है, तो यदि 10 रेडियन पर सेकेंड में 2 रेडियन पर सेकेंड को घटाते हैं, ठीक है, तो जो इकाई आती है, जो परिणामी इकाई आती है वो रेडियन पर सेकेंड में ही आती है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई का जो एसआई मात्रक होगा वो कितना होगा, रेडियन बटा सेकेंड। और टी एफ माइनस टी आई, दो समय को के अंतराल भी एक जो उसका एसआई मात्रक होगा वो समय ही होगा, तो टी एफ माइनस टी आई का भी एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो यहाँ पर सेकेंड रख दिए, ठीक है, तो यानी कि इसे आप देख सकते हैं 2 सेकेंड है, इसमें से 1 सेकेंड घटाएंगे तो क्या आएगा, एसआई मात्रक सेकेंड ही आएगा। तो इसका एसआई मात्रक हो गया सेकेंड और इसका एसआई मात्रक हो गया रेडियन बटा सेकेंड। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ये हमारा जो कोणीय त्वरण है वो कितना हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसका एसआई मात्रक क्या है जी, इसका एसआई मात्रक रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, ये इसका एसआई मात्रक हो गया। अब फिर आगे की बात करेंगे, इसका विमीय सूत्र भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। विमीय सूत्र क्या होता है, क्योंकि ये रेडियन है, रेडियन जो है वो एंगल होता है, ठीक है, और उसका वो विमाहीन होता है और बटा समय का स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका विमीय सूत्र हम लोग इसका लिख सकते हैं, इसका विमा कितना हो जाएगा, इसका विमा, ऊपर में रेडियन है उसको समझिए कि वी खत्म है, ठीक है, और नीचे क्या है टी स्क्वायर। तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं एम का घात 0, एल का घात 0 और टी का घात -2, यही इसका क्या हो जाएगा, इसका बीमा है, ठीक है, समझ में आ गया, यही इसका बीमा हो जाएगा। तो क्यों, क्योंकि ये जो है वो बीमाहीन है रेडियन, और एस स्क्वायर का जो टी स्क्वायर है, नीचे टी स्क्वायर आएगा 1/t स्क्वायर आएगा, जब ऊपर जाएगा तो टी का घात -2, ठीक है, यही इसका बीमा हो जाएगा। और इसको लिखने का तरीका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एम का घात 0, एल का घात 0, टी का घात -2। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये हमारा हो गया औसत कोणीय त्वरण, ठीक है। जैसे यहाँ पर यदि हमसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर औसत कोणीय त्वरण कितना होगा, तो औसत कोणीय त्वरण यानी कि इस केस में यदि अल्फा यदि आप निकालना चाहते हैं, इसको हम लोग अल्फा से लिखते हैं, ये एवरेज है, ठीक है, समझ में आ गया। तो कितना हो जाएगा कोणीय वेग में परिवर्तन, यानी कि 10 में से फाइनल कितना है, अंतिम कितना है 10, आरंभिक कितना है 2, ठीक है, तो 2 रेडियन से 10 रेडियन पर सेकंड हुआ है, ठीक।
तो दोनों का अंतर कितना है, दोनों के बीच में अंतर कितना है, वो है 8। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 8 रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक है, 8 हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें समय कितना लगा है, इस वाले केस में 1 सेकेंड। तो यहाँ पर नीचे क्या ले लेंगे, टाइम ले लेंगे 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड वाले केस में आप देखिए, तो सेकेंड वाले केस में 2 रेडियन से 10 रेडियन पर सेकेंड हुआ है, यानी कि जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन 2 से 10 हुआ है, यानी कितना परिवर्तन हो गया, 8 का परिवर्तन हो गया इस वाले केस में भी। तो 8, और यहाँ पर टाइम कितना लिया है, 2। ठीक है, यूनिट ले लेते हैं रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाता है हमारा क्या, अल्फा। तो इसको हम लोग जब कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसीलिए हमने यहाँ पर कहा था कि जो पहले वाले में जो हमारा कोणीय त्वरण है वो ज्यादा है, जो कि है 8, और दूसरे वाले में जो कोणीय त्वरण है वो कम है, जो कि है हमारा 4। समझ में आ गया, ये बात आपको यहां से ध्यान से समझनी थी। ठीक है, पहले आइए अब हम लोग बात करते हैं तात्क्षणिक कोणीय त्वरण की। तो ये क्या होता है जरा देखिए यहाँ पर, तात्क्षणिक तात्क्षणिक कोणीय त्वरण ये क्या होता है उसको जरा हम लोग देखते हैं। कोणीय त्वरण, तो सबसे पहले आप लोगों को एक बात यहाँ पर समझना होगा कि यहाँ पर मान लेते हैं कि हम यदि औसत की बात करते हैं तो ये मान लेते हैं कि आरंभिक स्थिति है, यहाँ पर समय है ti और ओमेगा है ओमेगा आई, मतलब जो हमारा कोणीय वेग है वो ओमेगा आई के बराबर है, ये ए बिंदु पर। अब ये ए बिंदु से आपका घूर्णन करते हुए कहाँ गया, बी बिंदु पर गया। तो बी बिंदु पर गया तो यहाँ पर समय हो गया tf, और फिर यहाँ पर कोणीय वेग कितना हो गया, ओमेगा एफ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक बात आपको ध्यान से समझना होगा, जब हम औसत कोणीय त्वरण निकालेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई बटा टी एफ माइनस टी आई कर देंगे। लेकिन एक बात आपको समझना होगा, ये दो समयों के अंतराल के बीच में औसत कोणीय त्वरण हम लोग को निकलता है। लेकिन हम कहें दो बिंदुओं में, इस बिंदु पर सी बिंदु पर एक काम करिए कि सी बिंदु पर एक समय होगा। ठीक, समझ में आ गया, सी बिंदु पर एक समय होगा, मान लेते हैं कि वो समय टी है, तो यहां पर कोणीय त्वरण क्या होगा। ठीक है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि कोणीय त्वरण नियतांक हो, हर एक बिंदु पर कोणीय त्वरण हो सकता है कि बदल जाए, परिमाण में ही बदल जाए। तो यदि हम लोग बात करें कि आखिर सी बिंदु पर कोणीय त्वरण, हमें औसत नहीं चाहिए, औसत में हमें केवल आरंभिक और अंतिम बिंदु का कोणीय वेग रखना है, और आरंभिक समय और अंतिम समय ही हमें ध्यान में रखना है। लेकिन यदि तात्क्षणिक की बात करें, मतलब अभी अभी कोणीय त्वरण कितना हो जाएगा, तो हमें ये देखना होगा कि प्रत्येक बिंदु पर कोणीय त्वरण कितना होगा। मान लेते हैं कि हम उस सी बिंदु पर जानना चाहते हैं कि आखिर जो कोणीय त्वरण है वो कितना है, तो हो जाएगा तात्क्षणिक, उसमें एक ही समय जो है वो इन्वॉल्व होगा, दो समय उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो कितना होगा उसके बारे में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं। होगा क्या, यहाँ पर देखिए हो क्या रहा, होगा ये कि यहाँ पर हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग इसको सी बिंदु पर एक बहुत ही छोटा समय इसको हम लोग दे देते हैं। तो छोटा समय हम लोग देंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पर टाइम जो है 1 सेकेंड पर हमको निकालना है, तो t बराबर आरंभिक टाइम कितना है 1 सेकेंड। अब हम लोग इसे बहुत ही छोटा समय देते हैं, मतलब छोटा समय क्या, tf जो होगा वो 1.000 डॉट 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 000 डॉट 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 001 सेकेंड। ठीक, समझ में आ गया। तो tf जो है और ti के बीच में अंतराल जो है वो बहुत ही कम है, समझ में आ गया, मतलब इसके बीच में अंतराल हम लोगों ने बहुत ही कम लिया रखा हुआ है। तो क्या होगा, अंतराल आपने कम रख दिया है तो होगा क्या कि वो सी बिंदु से जरा सा ही ऊपर जा पाएगा। ठीक है, बहुत ही उसके कोणीय वेग में जो परिवर्तन होगा, क्योंकि समय का अंतराल आपने बहुत ज्यादा कम लिख रखा है, तो जो कोणीय वेग में परिवर्तन होगा वो भी बहुत ही कम होगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ओमेगा आई, ठीक है,
ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई, वो भी क्या हो जाएगा, बहुत ही टेंड्स टू, बहुत ही जीरो के बराबर, लगभग बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जो समय का अंतराल होगा, मान लेते सी बिंदु से जरा सा ये दूरी पड़ गया डी बिंदु तक, लगभग वो सी बिंदु उसको हम लोग मान देंगे। तो इस क्रम में इसने क्या किया, जो हमारा कोणीय वेग में परिवर्तन, क्योंकि इसको समय ही नहीं मिला, लगभग ना के बराबर इसको समय मिला, तो कोणीय वेग में परिवर्तन भी ये क्या करेगा, ना के बराबर ही करेगा। तो उसको हम लोग लिख देंगे डी ओमेगा। ठीक है, और क्योंकि इसने बहुत ही, इसको समय कम मिला, तो डी ओमेगा बाई डी टी हम लोग ये लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक। ठीक है, तात्क्षणिक कोणीय त्वरण। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, तात्क्षणिक, तात्क्षणिक, तात्क्षणिक कोणीय त्वरण। ठीक है, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया, तात्क्षणिक कोणीय त्वरण। ठीक, यदि हम लोग एवरेज के रूप में लिखे तो एक्चुअल में ये एवरेज ही है। एक्चुअल में एवरेज में क्या होता है, डेल्टा ओमेगा बटा डेल्टा टी। लेकिन एवरेज में जो टाइम का गैप, यदि हम डेल्टा टी हम लोग कहें एकदम जीरो के बराबर टेंड कर रहा है, मतलब समय का अंतराल, जैसे इसमें और इसमें जो समय का अंतराल है वो लगभग क्या है, शून्य के बराबर है। तो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ठीक है, जीरो की तरफ वो क्या होगा, जाएगा, मतलब समय का अंतराल बहुत ही छोटा रखेंगे। तो यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। हम लोगों को एक बात और पता है, थीटा बराबर क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू, हम लोगों को पता है थीटा कुछ भी हो, यदि हम लोग ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, जो तात्क्षणिक कोणीय वेग होता है वो डी थीटा बाई डी टी होता है, ये भी हमें पता है। ठीक है, तो यदि हम लोग तात्क्षणिक त्वरण निकालना है, तात्क्षणिक कोणीय त्वरण निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो डी ओमेगा बाई डी टी यदि हम लोग कर देंगे, इसको हम लोग करेंगे इस इधर भी अवकलन किया और इधर भी अवकलन किया, डी टू थीटा बटा डी टी स्क्वायर। समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कोणीय त्वरण, तात्क्षणिक कोणीय त्वरण हो जाएगा। और इसका ये सूत्र होता है डी ओमेगा बाई डी टी, करिए ये लिखिए, चाहे आप कोणीय विस्थापन का 2 बार अवकलन कर दीजिए, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर समय के सापेक्ष में। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, तात्क्षणिक कोणीय त्वरण को निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक प्रश्न है, जैसे हमारे पास दिया हुआ है थीटा, मतलब कोई भी कण जो है वो कोणीय त्वरण को कर रहा है, तो कोणीय घूर्णन गति को कर रहा है। तो घूर्णन गति को जब वो कर रहा है तो उसमें जो कोणीय विस्थापन है वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, डी टी का वर्ग माइनस 4t प्लस 6। समझ में आ गया। सबसे पहला प्रश्न पूछेगा कि आपको पता करना है कि जो हमारा तात्क्षणिक, ठीक है, तात्क्षणिक कोणीय त्वरण कितना होगा, और वो समय दे दिया है t बराबर 1 सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम लोगों को इसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या मिला हुआ है, कोणीय विस्थापन। तो इसको सबसे पहले हम लोग अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन करेंगे समय के सापेक्ष में, तो हमारा कितना आ जाएगा, डी थीटा बाई डी टी। ये हम लोगों ने अवकलन कर दिया इसका। तो इसका इधर भी हमें अवकलन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका हम अवकलन करते हैं। तो ये t का क्या है, वर्ग है। तो सबसे पहले ये 2 इसके साथ गुना होगा, तो 2 गुने 2 4, ये और ये दोनों आपस में गुना होते पहले, तो 4 हो गया। और फिर जो घात है इसमें से 1 हम लोग कम कर देते, तो t का घात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1, घटाओ ये 4, यहाँ पर -4 है, ये 1 है, ये दोनों को गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। और t का घात कितना हो जाएगा, 1 है, तो इसमें से 1 और कम कर देंगे तो t का घात 0। ये क्या है, 6 है, तो 6 है, ये एक नियतांक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ये हो गया हमारा ओमेगा, ठीक है, ये हो गया कोणीय वेग, तात्क्षणिक कोणीय वेग। तो ओमेगा हो गया, ओमेगा बराबर हमारा कितना आया, देखिए यहाँ पर 4t माइनस ये t का घात क्या है, 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी का भी घात यदि 0 होता है वो 1 के बराबर होता है। तो 4 गुने t का घात 0 यानी कि 1, 4 गुने 1 यानी कि 4t घटा 4। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका एक बार और अवकलन कर देंगे, तो डी ओमेगा बाई डी टी कर देंगे।
तो टी का घात कितना है 1 है, तो सबसे पहले इसको इसके साथ गुना कर देते हैं, तो 4 गुने 1, और टी का घात 1 है तो 1 कम कर देंगे, ठीक है। तो 1 कम कर दिया तो टी का घात हो गया 0, घटाओ यहाँ पर रखेंगे 4 है, ये एक नियतांक है, इसका अवकलन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, और टी का घात 0 वो तो 1 ही होता है, तो 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर समय दिया है t बराबर 1 सेकेंड, तो t बराबर 1 सेकेंड हो चाहे t बराबर 2 सेकेंड हो, उससे अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका जो कोणीय त्वरण है, ठीक है, समझ में आ गया, वो एक नियतांक है, यानी कि 4 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो t का मान आप जो भी दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए आइए, जो दूसरा प्रश्न है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। यदि आपसे पूछा जाए, यदि हमारा कोणीय वेग है, तो कोणीय वेग हमारे पर 2t का वर्ग 2 घटाओ 4, ठीक, समझ में आ गया। अब आपसे पूछा जाए कि t बराबर 1 सेकेंड पर, t बराबर 1 सेकेंड पर जो कोणीय त्वरण है उसको आप निकालिए। तो यदि तात्क्षणिक कोणीय त्वरण आपको निकालना होगा ना, तो आपको केवल और केवल एक समय दिया रहेगा, 2 समय नहीं दिया रहेगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसका हम लोग जो कोणीय वेग है उसका हम लोग अवकलन करते हैं। तो अवकलन करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा डी ओमेगा बटा डी टी, ठीक है, समझ में आ गया। इधर 2t का घात 2 है तो 2 गुने 2, दोनों को गुना किया 4, और t का घात 1 कम कर दिया, समझ में आ गया। ये नियतांक है, तो ये नियतांक क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे समय के सापेक्ष में तो 0 हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा क्या अल्फा हो जाएगा, ठीक। अब कितने समय पर हमको निकालना है, t बराबर 1 सेकेंड पर। तो क्योंकि ये समय पर आश्रित है तो सबसे पहले यहाँ पर समय की जगह पर 1 सेकेंड रखेंगे, तो t बराबर 1 सेकेंड पर, ठीक है, अल्फा बराबर अल्फा कितना 4t, यानी कि 4 गुने 1 रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यही तो हो गया हमारा अल्फा, तात्क्षणिक कोणीय त्वरण हो गया, ठीक है, 1 सेकेंड पर हम लोगों को मिल गया। यानी कि तात्क्षणिक कोणीय त्वरण क्या, किसी एक बिंदु पर हमको यदि त्वरण निकालना होगा, तात्कालिक त्वरण निकालना होगा, तो उसको हम लोग तात्क्षणिक कोणीय त्वरण कहते हैं। औसत में हमें एक समय का अंतराल होगा, यानी कि टी दिया रहेगा, टीएफ दिया रहेगा, लेकिन तात्क्षणिक निकालना है तो बस समय जो है वो फिक्स है, जैसे 1 ही सेकेंड पर निकालना है, दूसरे सेकेंड पर ही निकालना है, समय का अंतराल तात्क्षणिक में नहीं दिएगा। तात्क्षणिक त्वरण जो होता है वो डी ओमेगा बाई डी टी भी होता है, चाहे यदि कोणीय विस्थापन का 2 बार अवकलन कर देंगे d2 थीटा बटा dt स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा तात्क्षणिक कोणीय त्वरण आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग और आगे बढ़ते, जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। तो 2 वेग होते हैं, समझ में, जब भी कोई घूर्णन गति को करेगा तो उसके 2 वेग होंगे। जैसे ये कण है और ये कण क्या कर रहा है, घूर्णन गति को कर रहा है, ठीक है, ये हमारा एक कण है और ये कण कर रहा है घूर्णन गति को, ये इसका केंद्र बिंदु है और ये घूर्णन गति को कर रहा है, समझ में आ गया। तो इसके पास 2 वेग होंगे, एक वेग होंगे रेखीय वेग, ठीक है, तो ये क्या है हमारा रेखीय वेग है, ठीक है, समझ में आ गया। भी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेखीय वेग, ठीक है, ये हो गया हमारा रेखीय वेग। तो यहाँ पर 2 वेग आपको देखने को मिलेंगे, पहला रेखीय वेग हो गया, दूसरा जो होगा वो कोणीय वेग होगा, ठीक है। तो कोणीय वेग मतलब क्या, यहाँ पर ये आरंभिक बिंदु यहाँ पर है, अब यहाँ से ये क्या कर रहा है, वो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। तो ये कण जो है वो वृत्ताकार पथ का अनुसरण कर रहा है, तो गोल गोल घूम रहा है, तो ए बिंदु से ये कण कहाँ जाएगा, बी बिंदु पर जाएगा। तो मान लेते हैं ये कण यहाँ पर पहुंच गया, ए से पहुंच गया बी पर पहुंच गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस क्रम में इसका कोणीय विस्थापन भी होगा, देख सकते हैं इसका कोणीय विस्थापन कैसे, ये आरंभिक बिंदु को हम लोग केंद्र बिंदु से ज्वाइन कर देंगे और जो अंतिम बिंदु है उसको भी केंद्र बिंदु से हम लोग जोड़ेंगे, तो इन दोनों के बीच में हमें एक कोण मिलेगा, मान लेते हैं वो कोण कितना मिल गया, थीटा मिल गया, समझ में आ गया। अब एक बात आपको ध्यान से समझना होगा,
तो ध्यान से समझना होगा। जैसे मान लेते हैं यहां से ये जो दूरी है, तो ये इसने कुछ दूरी तय किया, ए बिंदु से बी बिंदु तक गया, तो इसने एक दूरी तय किया और किस पथ का अनुसरण किया, इस पथ का अनुसरण किया। तो जो दूरी होगा उसको हम लोग डेल्टा एस से लिख देंगे। देखिए ये हमारा दूरी हो गया, ठीक है, डेल्टा एस, ठीक। और उसी समय में इसने एक केंद्र पर क्या किया, कोणीय विस्थापन किया। दोनों काम कर रहा है, दूरी भी जा रहा है और कोणीय विस्थापन भी कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में इसका मान लेते हैं कि जो त्रिज्या होगा वो आर होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो चाप होता है ये चाप हो जाएगा, ठीक है। ये दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, चाप, वृत्त का चाप। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं चाप, ठीक है। चाप जो होता है, ठीक है, वो कितना होता है, चाप जो होता है वो होता है कोणीय विस्थापन गुने त्रिज्या, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन गुने त्रिज्या, ठीक है। यही ना चाप होता है। तो ये चाप हो गया हमारा कोणीय विस्थापन गुने त्रिज्या, ठीक है, ये चाप हो गया। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि जो चाप है वो डेल्टा एस के बराबर है। तो ये चाप हो गया डेल्टा एस। कोणीय विस्थापन जो होगा वो कितना हो गया, थीटा, और त्रिज्या कितना हो गया, आर। तो आर गुने थीटा या थीटा गुने आर लिखे थे, आर गुने थीटा लिखे, बात तो बराबर हो गया। तो ये कोणीय विस्थापन को डेल्टा थीटा से हम लोग इसको लिख देते हैं, यहां से यहां तक डेल्टा थीटा गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, हम आपसे एक प्रश्न पूछे कि कोणीय विस्थापन में और जो हमारा चाप, जो दूरी इसने तय की, चाहे जो उसने कोणीय विस्थापन किया, दोनों में उसने समान समय लिया कि अलग अलग समय लिया। तो जवाब होगा दोनों में उसने तो समान समय, एक साथ दोनों काम हो रहा है, एक साथ वो दूरी भी तय कर रहा है इस रास्ते और एक साथ यहाँ पर कोणीय विस्थापन भी हो रहा है, ठीक है। तो दोनों में उसने समान समय लिया। मान लेते हैं कि डेल्टा टी समय लिया, तो डेल्टा टी से इधर भी हम लोग भाग लगा देते हैं, तो डेल्टा टी से इधर भी हम लोग भाग लगा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पर आप देखिए डेल्टा एस बटा डेल्टा टी, ये क्या हो गया, दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय क्या होता है, ये तो हमारा हो गया रेखीय वेग। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसके जगह पर, क्योंकि ये दूरी बटा समय है, ये क्या हो गया, रेखीय वेग, रेखीय वेग, ये हो गया हमारा रेखीय वेग। फिर और हम लोग क्या कर सकते हैं, और यहां पर अब ध्यान से देखिए, तो ये क्या हो गया, त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बताइए डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी कितना हो जाएगा, डेल्टा टी यानी कोणीय विस्थापन, डेल्टा टी यानी कि कोणीय विस्थापन में लगा हुआ समय, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोणीय वेग, ठीक है, कोणीय वेग। यही क्या होता है, रिलेशन होता है। डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी को हम लोग कोणीय वेग कहेंगे, और दोनों में जो रिलेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है। तो यानी कि रेखीय वेग जिसको हम लोग ओमेगा कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्या, त्रिज्या है आर, ठीक, गुने कोणीय वेग आर, ठीक है। रेखीय वेग को हम लोग भी से लिखते हैं, तो त्रिज्या गुने कोणीय वेग भी बराबर आर ओमेगा हो जाएगा। यही दोनों में रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध होता है। इस संबंध को आप लोग समझिए, ठीक है, भी बराबर आर ओमेगा हो गया, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर दे, जैसे एक प्रश्न हम लोग बनाते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कण है जो हमारा घूर्णन गति को कर रहा है। तो घूर्णन गति को कर रहा है, उसका जो रेखीय वेग है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या है वो है हमारी 2 मीटर, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको बताना है कि इसका जो कोणीय वेग होगा वो कितना होगा, कोणीय वेग के बारे में आपको बताना है। तो हमें रिलेशन पता है, क्या होता है, रेखीय वेग त्रिज्या गुने कोणीय वेग, ठीक है, रेखीय वेग त्रिज्या गुने कोणीय वेग। तो सबसे पहले यहाँ पर भी का मान हमें पता है 10, आर का मान हमें पता है वो है हमारा 2, ठीक, समझ में आ गया, ये हमारा हो गया आर, फिर 2 हो गया, ओमेगा हमें निकालना है, ठीक, समझ में आ गया। तो ये ओमेगा यदि हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10/2, तो दोनों आपस में कट जाएगा, यानी कि 5, यानी कि हम लोग इसको यदि सही मात्रक में लिखे तो 5 रेडियन प्रति सेकेंड हम लोग इसे लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारा कोणीय वेग, ओमेगा का मान यहाँ पर हम लोग बड़ी आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न दिया रहेगा, इसमें 3 अननोन है, भी, आर, ओमेगा। आप इन तीनों में से कोई 2 दिया रहेगा, जैसे इस केस में हमारा भी और आर दिया हुआ था, भी आर दिया हुआ था, ओमेगा को निकालना था।
आप इसको बड़ी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, ठीक है, वो है, आप देख सकते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको आप लोग ध्यान से देखिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध। दोनों में हमें संबंध निकालना है। तो कैसे हम लोग रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध निकाल सकते हैं उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बात समझना है। जैसे मान लेते हैं कि हमें पता है v बराबर r ओमेगा, ये हमें मालूम है, तो हम लोग अवकलन कर देते हैं। इधर भी अवकलन करेंगे तो हम लोग कहेंगे समय के सापेक्ष में अवकलन के बाद, तो समय के सापेक्ष में हम लोग अवकलन करते हैं। ठीक है, सापेक्ष में अवकलन, ठीक है, सापेक्ष में अवकलन हम लोग कर देते हैं। तो अवकलन करने के बाद क्या आ जाएगा, अवकलन। तो सबसे पहले आप देखेंगे dv बटा dt, तो dv बटा dt इधर हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए r जो है, r का जो परिमाण है वो तो नियतांक है, यहाँ पर भी r होगा, यहाँ पर भी वही त्रिज्या होगा। ठीक है, जिस ये वृत्त के पथ का अनुसरण कर रहा है उसका त्रिज्या थोड़ा बदलेगा, तो r क्या है, नियतांक है, r इधर हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, d ओमेगा बटा dt हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप dv बटा dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv बटा dt को हम लोग लिख सकते हैं क्या, रेखीय त्वरण। ठीक, क्योंकि ये इसका भी, क्योंकि इसमें दो ही यहाँ पर भी है। ठीक है, और dv बटा dt क्या होगा, वो होगा हमारा रेखीय त्वरण। r त्रिज्या हो गया, और d ओमेगा बाई dt हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है, वो है कोणीय त्वरण। ठीक है, तो इसको हम लोग अल्फा लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर a क्या है, एक है, a है हमारा रेखीय त्वरण। ठीक है, रेखीय त्वरण, ये हमारा रेखीय त्वरण है। r क्या है, r जो है हमारा त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्या हो गया, और अल्फा क्या है, अल्फा जो है हमारा कोणीय त्वरण होगा। ठीक है, कोणीय त्वरण होगा। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, यही तीनों में क्या होगा, रिलेशन होगा। ठीक है, एक प्रश्न हम लोग इस पर बता देते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ध्यान समझना होगा, यहाँ पर भी तीन अननोन है, ए आर अल्फा। अब इन तीनों में से यदि दो आपको दिया होगा तो तीसरा का मान आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग जो प्रश्न हम लोग दे रहे हैं, जैसे ए यदि मान लेते हैं, जो हमारा रेखीय त्वरण है वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, अब इसका जो त्रिज्या है, जो आर है, आर जो है जिस त्रिज्या में घूर्णन गति को कर रहा है वो 2 मीटर स्क्वायर है। ठीक, समझ में, 2 मीटर है। तो यदि आपसे कोई पूछेगा कि बताइए रेखीय जो हमारा कोणीय त्वरण है वो कितना होता है, तो हमें मालूम है a बराबर r अल्फा। ठीक है, तो a हमें मालूम है 10 है, r हमें मालूम है 2 है, अल्फा हमें नहीं मालूम है। तो यदि अल्फा का मान हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 बटा 2, ये कट जाएगा, यानी कि 5। अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 5 रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा अल्फा हो जाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का क्लास इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आज बस इतना है।